हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये जो है वो क्लास 9 की साइंस का पहला चैप्टर है। यहाँ से आपकी थोड़ी सी एडवांस साइंस की शुरुआत होने वाली है और ये जो है वो काफ़ी सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसे हम आज विजुअल्स और एनिमेशन की हेल्प से काफ़ी शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आसपास जो कुछ भी प्रेजेंट है, चाहे वो आपकी स्कूल जाने वाली साइकिल हो, आपका बैग हो, कॉपी हो, आपकी चेयर हो, गाड़ी हो या टी शर्ट या फिर कार हो, वे सब कुछ किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या सब कुछ मैटर ही होता है? तो ऐसा नहीं है। इस यूनिवर्स में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम मैटर कंसीडर नहीं करते हैं, जैसे कि टाइम, ग्रेविटी, हमारी फीलिंग्स एटसेट्रा। तो इन सब चीज़ों को हम मैटर कंसीडर नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं ये अब हम देख लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम फिजिकली देख नहीं सकते, इनमें कोई मास नहीं होता है और ना ही ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो यहाँ से हमें आइडिया लगता है कि मैटर क्या होता है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जिसमें कि कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हो, तो उसे हम मैटर कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं मैटर इज अ सब्सटेंस विच हैव मास and occupy some space and made up of tiny particles। तो इस डेफिनेशन में एक टर्म दिया हुआ है मास। तो मास का मतलब होता है वजन, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन समथिंग, और इसकी SI यूनिट होती है किलोग्राम। यानी कि किसी सब्सटेंस का मास अगर 10 किलोग्राम है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 10 किलोग्राम मैटर है। और मास की एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी होती है कि ये जो है वो हमेशा हर जगह पर कांस्टेंट होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो मास और वेट को सेम समझते हैं, पर एक्चुअल में ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, जिन्हें हम आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से समझेंगे। तो मैटर्स की डेफिनेशन और एग्जाम्पल को समझने के बाद अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो काफ़ी टाइम पहले से ही अपने सराउंडिंग्स को समझने का प्रयास करते रहे हैं। जैसे कि हमारे जितने भी एंशिएंट इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासीफाई किया था, जो कि हैं अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्काई, यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। तो उनके अकॉर्डिंग कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग चीज़ इन्हीं 5 एलिमेंट्स या 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो ये तो हो गई एंशिएंट फिलोसोफर्स की बात, यानी कि पुराने फिलोसोफर्स की बात। लेकिन जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हुई और मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने मैटर को 2 बेसिस पर क्लासीफाई किया है। पहला उनके फिजिकल नेचर के बेसिस पर और दूसरा उनके केमिकल नेचर के बेसिस पर। लेकिन हमें यहाँ इस चैप्टर में मैटर के केवल फिजिकल नेचर के बारे में ही पढ़ना है। केमिकल नेचर के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैटर के फिजिकल नेचर के रिगार्डिंग हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें एक्टिविटी के थ्रू और अच्छे से समझना है। तो पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो काफ़ी टाइम पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था साइंटिस्ट के लिए कि क्या मैटर कंटिन्यूस होता है या पार्टिकुलेट होता है। क्योंकि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि मैटर अपने आप में ही एक बिल्डिंग ब्लॉक होती है, और वहीं पर कुछ साइंटिस्ट मानते थे कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, रिसर्च और बेहतर हुई, तो साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो इसे हम एक एक्टिविटी की हेल्प से भी समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक गिलास में 100 ml वाटर को लेना है और उसके लेवल को मार्क कर देना है। तो जब हम इस 100 ml वाटर में शुगर को ऐड करेंगे तो वो वाटर के नीचे सेटल हो जाएगी, जिससे कि वाटर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम इस शुगर को मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि जो शुगर है वो वाटर में कम्प्लीटली मिक्स हो चुकी है और वाटर का जो लेवल है वो दोबारा डाउन आ चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो शुगर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो शुगर या वाटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसका मतलब है मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलकर बना होता है। और मैटर के फिजिकल नेचर से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। तो अभी हमने देखा कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो अब हमें ये देखना है कि ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। तो इसे भी हम एक एक्टिविटी की हेल्प से समझेंगे। तो इसके लिए हमें एक ग्लास ट्यूब के अंदर 100 ml वाटर को लेना है और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करना है।
तो जब हम 100 ml वाटर में थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करेंगे तो उसका जो कलर है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन के कलर को चेंज होने के बाद हम इस सॉल्यूशन में से 10 ml सॉल्यूशन को निकाल लेंगे और उसे दूसरे ग्लास ट्यूब में ऐड कर देंगे जिसमें कि 90 ml वाटर भरा हुआ है। तो जब 10 ml सॉल्यूशन को 90 ml वाटर में ऐड किया जाता है तो उस 90 ml वाटर वाले सॉल्यूशन का भी कलर चेंज हो जाता है। और अगर हम आगे इसी सॉल्यूशन में से 10 ml सॉल्यूशन को निकालकर एक और ग्लास ट्यूब में ऐड कर देंगे जिसमें कि 90 ml वाटर भरा हुआ है तो उसका भी कलर चेंज हो जाएगा। तो जब हम ऐसे ही इसी प्रोसेस को 5 to 8 टाइम्स कंटिन्यू करेंगे तब भी ग्लास ट्यूब का जो कलर है वो चेंज होगा। फिर भले ही बाद में ये जो कलर है वो थोड़ा सा कम डार्कर हो जाए, लेकिन हमें यहाँ से पता क्या चलता है? तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हम देखेंगे कि थोड़े से पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से कितने सारे ग्लास ट्यूब्स के वाटर का कलर चेंज हो गया। तो ऐसा हुआ क्यों? तो जब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट जो कि वाटर में ऐड किया गया था वो वाटर में जाने के बाद काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। और जब हम इसी प्रोसीजर को और आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये पोटेशियम परमैंगनेट और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो मैटर होता है वो काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इनको जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी इमेजिनेशन से भी काफ़ी छोटे होते हैं। और अगर आप इस एक्टिविटी को घर पर करना चाहते हैं और आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो आप उसकी जगह पर 2 ml डिटॉल का यूज कर सकते हैं। तो मैटर के फिजिकल नेचर को देखने के बाद अब हमें समझना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इनमें पहला है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और इसे हमने अभी एक एक्टिविटी की हेल्प से प्रूव भी किया है। और मैटर के पार्टिकल्स का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो अट्रैक्शन होता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में वो सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में, उससे कम होता है लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में और सबसे कम होता है गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में। इसके बाद मैटर के पार्टिकल का अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। और ये जो स्पेस होता है वो सबसे कम होता है सॉलिड्स में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है लिक्विड्स में और ये स्पेस सबसे ज़्यादा होता है गैसेस में। और मैटर के पार्टिकल्स का चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है मूवमेंट के लिए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मैटर के पार्टिकल्स और जल्दी जल्दी मूव करने लगते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है जिससे वो और तेज़ी से मूव करने लगते हैं। और ये जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो कम होता है सॉलिड्स में, उससे ज़्यादा होता है लिक्विड्स में और सबसे ज़्यादा होता है गैसेस में। तो इसके बाद हमें समझना है इस चैप्टर के नेक्स्ट कंसेप्ट को जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की अवस्थाएं। मैटर कितने फॉर्म्स में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है? तो बेसिकली मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं जो कि है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैटर 3 अलग अलग स्टेट्स में क्यों पाया जाता है, वो एक ही स्टेट में क्यों नहीं पाया जाता? तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में वेरिएशन होता है जिसके कारण मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है। तो अब हम इन तीनों स्टेट्स को अच्छे से समझ लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं मैटर की सबसे पहली स्टेट से जो कि है सॉलिड्स। तो सॉलिड्स होते हैं बेसिकली ठोस मटेरियल जिनके अंदर पार्टिकल्स काफ़ी पास पास होते हैं, कुछ इस तरह से। तो अब हम सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो इनकी पहली प्रॉपर्टी है सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, वो बार बार चेंज नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट है सॉलिड्स हैव फिक्स्ड बाउंड्रीज, यानी कि सॉलिड्स की जो बाउंड्रीज होती हैं वो हमेशा फिक्स होती हैं, वो अपनी बाउंड्रीज को बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के क्रॉस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल घर में पड़ी चेयर, टेबल या कुछ और, वो कभी भी अपनी बाउंड्रीज को अपने आप क्रॉस नहीं करती हैं। और इनकी तीसरी प्रॉपर्टी है सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, मतलब कि जो सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि इन्हें हम आगे और ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स पहले से ही काफ़ी पास पास होते हैं, इसीलिए हम सॉलिड्स के पार्टिकल को और ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। इसके बाद सॉलिड्स की चौथी प्रॉपर्टी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है।
इसके बाद है मैटर की दूसरी स्टेट जो कि है लिक्विड्स। तो लिक्विड्स होते हैं बेसिकली फ्लूइड मटेरियल्स, यानी कि वो मटेरियल जो कि फ्लो कर सकते हैं। तो लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ी दूर दूर होते हैं, कुछ इस तरह से। तो अब हम लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टीज पर नजर डालते हैं। तो इनकी पहली प्रॉपर्टी है लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। यानी कि जो लिक्विड्स होते हैं उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता पर उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। आप इसे ऐसे समझिए कि वाटर जो कि लिक्विड होता है, तो हम अगर उसे किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो वो उसका शेप ले लेता है, लेकिन शेप में चेंजेस होने के बाद भी लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि किसी कंटेनर में 1 लीटर वाटर है, तो जब हम सेम अमाउंट के वाटर को किसी और दूसरे कंटेनर में डालेंगे तो तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा, यानी कि उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि लिक्विड्स का शेप भले ही फिक्स ना हो लेकिन उनका वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है। इसके बाद लिक्विड्स की दूसरी प्रॉपर्टी है लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट बाउंड्रीज। मतलब कि लिक्विड्स की जो बाउंड्रीज होती हैं वो फिक्स नहीं होती। जैसे कि आप वाटर या किसी भी लिक्विड को सरफेस पर डालेंगे तो वो फ्लो करने लगेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स की जो बाउंड्रीज होती हैं वो फिक्स नहीं होती। तो लिक्विड्स की तीसरी प्रॉपर्टी है दे हैव फ्लूइडिटी एंड आर लो कंप्रेसिबल। मतलब कि लिक्विड्स में फ्लूइडिटी होती है, यानी कि वो फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं, और इसी के साथ लिक्विड्स कम कंप्रेसिबल होते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लिक्विड्स के पार्टिकल दूर दूर होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में और पास पास होते हैं गैसेस के कंपैरिजन में। इसीलिए लिक्विड ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड से और कम कंप्रेसिबल होते हैं गैसेस से। और इनकी चौथी प्रॉपर्टी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स इज वीकर देन सॉलिड वाइल स्ट्रॉन्गर देन गैसेस। यानी कि लिक्विड्स के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है सॉलिड से और ज़्यादा होता है लिक्विड से। और इसके बाद हमें समझना है मैटर की तीसरी स्टेट को जो कि है गैस, यानी कि एयर, हवा। तो गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, कुछ इस तरह से। और अगर हम गैसेस की प्रॉपर्टीज़ पर नज़र डालें तो उनकी पहली प्रॉपर्टी है गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप नॉर हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। यानी कि जो गैसेस होती हैं उनका शेप फिक्स नहीं होता और ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे कि क्या आपने कभी हवा का कोई शेप देखा है या फिर कभी हवा का वॉल्यूम निकाला है? तो इसी से हम कह सकते हैं कि गैसेस का जो शेप और वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता। ऐसे ही गैसेस की दूसरी प्रॉपर्टी है दीज डू नॉट हैव डेफिनेट बाउंड्रीज। यानी कि जो गैसेस होती हैं उनकी बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती। और बात करें गैसेस की अगली प्रॉपर्टी की तो वो है गैसेस हैव फ्लूइडिटी एंड आर हाईली कंप्रेसिबल। मतलब कि गैसेस जो होती हैं वो फ्लो कर सकती हैं, यानी कि वो बह सकती हैं, और इसी के साथ गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल भी होती हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिससे जब हम उन पर प्रेशर लगाते हैं तो वे कंप्रेस हो जाते हैं और इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है सॉलिड और लिक्विड दोनों के कंपैरिजन में। और ऐसे ही गैसेस की चौथी प्रॉपर्टी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स इज मच वीकर देन दोज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। यानी कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी कम होता है सॉलिड्स और लिक्विड के कंपैरिजन में। तो इसके बाद हमें समझना है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि ये कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो ये जो है वो एक टॉपिक के साथ साथ एक क्वेश्चन भी है कि क्या जो मैटर होता है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? तो इसका आंसर है यस। जो मैटर होता है वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकता है। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि जिस स्टेट में वो पाया जाता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर अपनी फिजिकल स्टेट को 2 तरीकों से चेंज कर सकता है, जो कि है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। यानी कि टेम्परेचर को चेंज करके और प्रेशर को चेंज करके। तो अब हम इन दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहले है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर में चेंज करने से मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है। इसे हम थोड़ा सा और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने कभी ना कभी आइसक्रीम तो खाई होगी, और अगर खाई होगी तो उसके बारे में एक फैक्ट भी आपको पता होगा कि आइसक्रीम को थोड़े टाइम तक बाहर नॉर्मल टेम्परेचर में रखा जाए तो वो पिघल जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या कि जो आइसक्रीम जो पहले सॉलिड थी वो अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसा हुआ क्यों? तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तब मैटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और उनके पार्टिकल्स जो कि पहले पास पास थे वो अब दूर दूर हो जाते हैं, जिससे कि मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है। और यही सेम चीज आइसक्रीम के पार्टिकल्स के साथ हुई, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइसक्रीम के पार्टिकल्स की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और उनके पार्टिकल्स थोड़ी थोड़ी दूर दूर हो जाएंगे, जिससे उनकी पूरी स्टेट ही चेंज हो जाएगी और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ऐसे ही जब हम आइस को हीट करते हैं तो वो भी वाटर में, जो कि एक लिक्विड होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस होती है उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। फॉर एग्जांपल आइस का वाटर में कन्वर्ट होना या फिर आइसक्रीम का पिघलना एटसेट्रा। तो ये तो हुआ सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन, यानी कि मैटर की फिजिकल स्टेट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो क्या मैटर सिर्फ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि मैटर लगभग अपनी सभी फिजिकल स्टेट्स को आपस में चेंज कर सकता है, और वही सब अब हम देखते हैं। तो अभी हमने देखा था कि सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन। इसके बाद अब हम देखते हैं लिक्विड टू गैस का कन्वर्जन। तो आपने कभी भी नदी, तालाब या और किसी वाटर रिसोर्स को समर्स में देखा होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि उनका जो वाटर लेवल है वो नॉर्मल के कंपैरिजन में काफी कम हो जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड के पार्टिकल्स और दूर दूर हो जाते हैं, जिससे वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं। तो हम यहाँ से लिक्विड की डेफिनेशन लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो यहाँ तक हमने देखा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मैटर की स्टेट कैसे चेंज होती है। तो यहाँ पर पहले सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ। तो ये तो हो गया टेम्परेचर के इंक्रीज होने के कारण मैटर की स्टेट में चेंज। इसके बाद अब हम देखते हैं मैटर की स्टेट में चेंज टेम्परेचर के कम होने पर। तो अभी यहाँ पर लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हुआ था। तो अगर हम इस गैस का टेम्परेचर कम कर दें तो क्या ये दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी? तो इसका आंसर है यस। तो ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जिससे वो पास पास में आ जाएंगे और उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी, और जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और गैस के जो लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस होती है उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ से हम कंडेंसेशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और मान लो ये जो लिक्विड है जो कि गैस से कन्वर्ट हुआ है, इसका टेम्परेचर हम और ज्यादा कम कर दें तो क्या ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा? तो इसका भी आंसर है बिल्कुल हो जाएगा। पर ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि जब टेम्परेचर और ज्यादा कम होगा तो लिक्विड्स के जो पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा कम हो जाएगी, जिससे उनके जो पार्टिकल्स हैं वो और ज्यादा पास पास में आ जाएंगे, जिससे कि वो सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस लिक्विड की सॉलिड में जो कन्वर्ट होने की प्रोसेस होती है इसे फ्रीजिंग कहा जाता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो ये तो थी एंड टू एंड कन्वर्जन, जैसे कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एटसेट्रा। लेकिन हमें यहाँ पर दो और कन्वर्जन को समझना है जो कि एंड टू एंड नहीं होती, वो डायरेक्ट कन्वर्जन होती है, जैसे कि सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड। तो अभी हमने देखा कि अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा तो उसे बीच में लिक्विड में भी कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकता है? तो इसका आंसर है कि सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम सॉलिड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर एंड ड्राई आइस। तो जब हम कैम्फर को हीट करते हैं तो ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और सॉलिड्स की जो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। तो हम यहाँ से सब्लिमेशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कैम्फर। और ऐसे ही मान लो हमारे पास कोई गैस है, तो क्या वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है? तो इसका भी आंसर है बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ऐसी काफी कम गैसेस होती हैं जो कि डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो पाए। और जो गैस की सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस होती है उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो यहाँ तक हमने देखा कि टेम्परेचर में चेंज करने से मैटर की स्टेट में क्या क्या चेंज आते हैं, लेकिन इसके बाद हमें देखना है कि प्रेशर की स्टेट में चेंज करने से मैटर की स्टेट में क्या चेंज आता है। तो इसे हम थोड़ा सा कोरिलेट करके समझेंगे। तो अभी हमने पढ़ा था कि गैसेस बहुत कंप्रेसिबल होती हैं, लिक्विड्स उनसे कम कंप्रेसिबल होते हैं और सॉलिड सबसे कम कंप्रेसिबल होते हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि कोई भी मैटर कंप्रेस तब होगा जब उस पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है, अगर हम मैटर की किसी भी स्टेट पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी न कभी ऐसा लाइटर तो देखा होगा। तो इस लाइटर में जो लिक्विड भरा हुआ होता है वो एक्चुअली में गैस होती है, जो कि प्रेशर अप्लाई करने से काफी कंप्रेस हो जाती है और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब हम लाइटर के इस बटन को दबाते हैं तो यहाँ पर आग लगने लगती है। वो आग बेसिकली गैस ही होती है जो कि इस बटन को दबाने से लिक्विड से कन्वर्ट हुई है, क्योंकि जब लाइटर का बटन दबाया जाता है तो लिक्विड्स का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि वो दोबारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे ही मैटर की एक और सॉलिड फॉर्म होती है ड्राई आइस। तो जब हम ड्राई आइस का प्रेशर कम करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए इसे थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। तो आप सबने गैस सिलेंडर तो देखा होगा,
तो क्या जो गैस सिलेंडर होते हैं या फिर हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उनमें गैस भरी होती है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन वो जो गैस होती है उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है उस पर काफी प्रेशर अप्लाई करके। तो यहाँ तक हमने देखा कि टेम्परेचर या प्रेशर को अप्लाई करने से मैटर की जो स्टेट है उसमें चेंज आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैटर की जो स्टेट चेंज होती है उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी इन्वॉल्व होती है, कहीं हीट के फॉर्म में, कहीं प्रेशर के फॉर्म में। तो इसी से रिलेटेड हमें एक टर्म को समझना है जो कि है लेटेंट हीट। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मतलब कि ये वो हीट एनर्जी होती है जो कि हमें सप्लाई करनी पड़ती है किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए। और ये जो लेटेंट हीट होती है इसे कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है। तो L इक्वल्स टू दिया हुआ है Q अपॉन M, तो जिसमें कि Q है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज और M है मास। तो लेटेंट हीट की SI यूनिट हो जाएगी जूल्स पर केजी। तो लेटेंट हीट से रिलेटेड आपको खुद कुछ एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल हम यहीं पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है द सब्सटेंस हैव मास ऑफ 9400 ग्राम एंड हैव लेटेंट हीट ऑफ 13 जूल पर केजी, फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हम उसे लिख लेंगे। तो हमें लेटेंट हीट दी हुई है 13 जूल पर केजी और मास दिया हुआ है 9400 ग्राम। तो पहले हम इस मास को इसकी एसआई यूनिट जो कि होती है किलोग्राम उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा मास हो जाएगा किलोग्राम में 9.4 किलोग्राम। तो हम यहाँ से इन दोनों वैल्यूज को लेटेंट हीट के इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो हमें L दिया हुआ है 13 और मास दिया हुआ है 9.4। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी एनर्जी आ जाएगी 122.2 जूल्स पर केजी। तो अब आपको खुद की तरफ से इस टॉपिक पर कुछ और न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है जिससे कि आपका ये जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो अब आपको समझना है एक ऐसे टॉपिक को जो कि आपको काफी काम आने वाला है इस चैप्टर में भी और आगे आने वाली सभी क्लासेस में भी। तो मैं बात कर रहा हूँ टेम्परेचर की। तो अब हम टेम्परेचर को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। तो बेसिकली टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो किसी भी बॉडी की हॉटनेस को मेजर करने का मीडियम होता है और इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन। लेकिन जनरली इसे दो और यूनिट्स में मेजर किया जाता है जो कि है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है वो होता है थर्मामीटर। तो आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि डॉक्टर आपके बुखार को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट देता है, वो इंस्ट्रूमेंट थर्मामीटर ही होता है जो कि आपकी बॉडी की हीट को मेजर करता है। तो अभी हमने देखा था कि टेम्परेचर को 3 यूनिट्स में मेजर किया जाता है जो कि एक केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसमें कि केल्विन एसआई यूनिट है और ये दोनों है वो नॉर्मल यूनिट्स हैं। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इन तीनों के बीच के रिलेशन को देखना है और इसी के साथ हमें ये भी देखना है कि हम टेम्परेचर की एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 3 कॉलम बना लेंगे, एक केल्विन का, सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर डिग्री लगाते हैं और केल्विन पर डिग्री नहीं लगाते। तो हम इन तीनों को सेल्सियस के थ्रू रिलेट करेंगे। तो आप ये याद रखें कि केल्विन इक्वल्स टू होता है टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15, यानी कि एक केल्विन होता है जितना टेम्परेचर सेल्सियस में दिया गया है प्लस 273.15। तो हम अभी के लिए 0.15 को इग्नोर करेंगे। तो सिंपली हो जाएगा केल्विन इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273। तो अब हम सेल्सियस और केल्विन के बीच में कुछ टेम्परेचर चेंज की प्रैक्टिस करते हैं। तो मान लो कि हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस और आपको इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको जितना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है उसमें 273 को प्लस कर देना है। तो यहाँ से हमारा टेम्परेचर आ जाएगा 303 केल्विन। तो ये तो हमने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया। तो इसके बाद हम कन्वर्ट करते हैं केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करना है। तो मान लो कि हमें टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में 349 केल्विन, इसे हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं, हमें इसी फॉर्मूलेज में वैल्यूज को पुट करना है। तो जब हम 349 केल्विन में से 273 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा टेम्परेचर आ जाएगा 76 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम इसके बाद अगली यूनिट में टेम्परेचर चेंज को समझते हैं जो कि है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू होता है 9/5 इंटू टेम्परेचर इंटू सेल्सियस प्लस 32। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है तो आप उसे इस इक्वेशन में रखकर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो मान लो कि आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 114 डिग्री सेल्सियस, तो आपको इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करोगे तो हमारा टेम्परेचर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में 237.2 फ़ारेनहाइट।
तो ऐसे ही अगर आपको कोई टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो आप उसे टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस पर भी हम एक प्रैक्टिस करते हैं। तो मान लो कि आपको टेम्परेचर दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में 181 फ़ारेनहाइट और आपको इसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसी इक्वेशन में वैल्यूज को सही से पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 82.77 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि ये जो टेम्परेचर की तीनों इक्वेशंस हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अब आपको टेम्परेचर चेंज की भी घर पर थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है जिससे आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाए। तो इसके बाद है हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो कि है इवोपोरेशन। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि समर्स में वाटर का जो लेवल होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, तालाब नदियाँ लगभग सूख जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है इवोपोरेशन के कारण, क्योंकि समर्स में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जिससे कि वाटर अपनी लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर लेता है और वो वेपर बन के उड़ जाता है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि वाटर जो है वो अप्रोक्स 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर में कन्वर्ट होता है, लेकिन समर्स में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक तो पहुँचता नहीं है। तो फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता कैसे है? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है। तो ये हम समझेंगे इवोपोरेशन की डेफिनेशन से। तो इट इज़ अ सरफेस फिनोमिनन इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि इवोपोरेशन एक ऐसा सरफेस फिनोमिनन होता है जिसमें कि लिक्विड्स वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। तो अब हम समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो इसे आप ऐसे समझो कि मान लो कि ये गिलास है जिसमें कि पानी भरा हुआ है। तो ये जो वाटर है उसके जो पार्टिकल्स है उनकी एनर्जी में आपस में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो जिन पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है वो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने पर एवोपोरेट हो जाता है, और ये जो इवोपोरेशन की प्रोसेस होती है वो सरफेस पर होती है, इसीलिए इसे सरफेस फिनोमिनन भी कहा जाता है। इसके बाद हमें देखना है कि इवोपोरेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इवोपोरेशन काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जिसमें कि पहला है नेचर ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड का नेचर। तो मान लो हमारे पास दो लिक्विड हैं, ईथर और वाटर। तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है 34.6 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों में पहले ईथर इवोपोरेट होगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो हम लिख सकते हैं द लोअर द बॉइलिंग पॉइंट हायर विल बी द रेट ऑफ इवोपोरेशन, यानी कि किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा उसकी इवोपोरेशन की रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। और बात करें हम दूसरे फैक्टर की तो वो है टेम्परेचर। तो इवोपोरेशन टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इवोपोरेशन की प्रोसेस उतनी ही ज़्यादा होगी। इसे आप ऐसे समझिए कि समर्स में टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसीलिए इवोपोरेशन ज़्यादा होती है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से लिक्विड्स के पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी बढ़ जाती है, जिससे वो आसानी से अपने पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेते हैं जो कि सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इवोपोरेशन का तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया। तो जो सरफेस एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवोपोरेशन के, यानी कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इवोपोरेशन होगा। इसे आप ऐसे समझो कि आप में से ज़्यादातर बच्चे दूध पीकर स्कूल जाते हो। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि गिलास में दूध काफ़ी गर्म है और आपको स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो माँ है वो आपके गिलास से दूध को निकालकर बड़ी पतीले में डाल देंगी। तो वो ऐसा क्यों करती हैं? तो वो ऐसा करती है दूध को ठंडा करने के लिए, क्योंकि जब दूध बड़े पतीले में शिफ्ट होगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा जिससे कि वो जल्दी इवोपोरेट हो जाएगा। इसके बाद है इवोपोरेशन का चौथा फैक्टर जो कि है विंड वेलोसिटी। तो ये भी इवोपोरेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि विंड की स्पीड बढ़ने से इवोपोरेशन की रेट बढ़ जाती है। जैसे कि जब हम अपने कपड़ों को सुखाने के लिए डालते हैं तो जब हवा चलती है तो हमारे जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, और जब हवा नहीं चलती तो हमारे कपड़े काफ़ी देर में सूखते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि विंड की स्पीड बढ़ने से इवोपोरेशन की स्पीड बढ़ जाती है। इसके बाद है हमारा लास्ट फैक्टर जो कि है ह्यूमिडिटी। तो ये इवोपोरेशन पर कैसे डिपेंड होती है ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो ह्यूमिडिटी इज़ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, मतलब कि एयर में वाटर वेपर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि बरसात के मौसम में हमें हवा थोड़ी चिपचिपी लगने लगती है। तो ऐसा होता है एयर में वाटर वेपर के ज़्यादा होने के कारण, या यूँ कहें ह्यूमिडिटी के कारण। तो जब भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो इवोपोरेशन स्लो होता है, और जब भी ह्यूमिडिटी कम होती है तो इवोपोरेशन फास्ट होता है। इसे आप ऐसे समझिए कि सड़क पर या सड़क के किनारे कोई गड्ढा है और उसमें पानी भर गया है। तो हमें इसकी दो सिचुएशंस को मान के चलनी है। तो पहली ये है कि गड्ढों में पानी गर्मियों में भरा है, और दूसरी सिचुएशन है कि गड्ढों में पानी बरसात के टाइम पर भरा है। तो अब आप ही बताइए कि कौन सी टाइम पर वाटर जल्दी इवोपोरेट होगा। तो ऑब्वियसली वाटर समर्स में ही जल्दी इवोपोरेट होगा रेनी सीजन के कंपैरिजन में,
क्योंकि समर्स में ह्यूमिडिटी काफ़ी कम होती है रेनी सीजन के कंपैरिजन में। इसके बाद हमें समझना है इवोपोरेशन की एक और प्रॉपर्टी को, जो कि है इवोपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। मतलब कि जब भी इवोपोरेशन की प्रोसेस होती है तो वो कूलिंग कॉज करती है। और ये कूलिंग इसीलिए होती है क्योंकि जब भी लिक्विड पार्टिकल वेपराइज होता है तो वो अपने आसपास सराउंडिंग से एनर्जी लेता है अपने खुद के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। तो जब सराउंडिंग में से एनर्जी लिक्विड पार्टिकल्स में चली जाएगी तो हीट का लॉस हो जाएगा, जिससे कि हमें कूलिंग देखने को मिलेगी। और इसका एग्जांपल है, अगर आपने कभी पेट्रोल को अपने हाथ में लिया हो तो आपने नोटिस किया होगा कि पेट्रोल जो है वो हवा में उड़ जाती है और आपके हाथ में आपको ठंडक महसूस होती है। तो इससे हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जब भी इवोपोरेशन की प्रोसेस होती है तो वो कूलिंग कॉज करती है। तो बिल्कुल लास्ट में हमें थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और लेनी है, जो कि है मैटर की 2 नई स्टेट्स के बारे में। तो हमें तो अब तक यही पता था कि मैटर की मेनली 3 स्टेट्स होती हैं, जो कि है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन रिसेंट टाइम्स में मैटर की 2 नई स्टेट्स भी डिस्कवर की गई हैं, जो कि है प्लाज्मा और बीईसी, यानी कि बॉयस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अब हम इन दोनों को थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो पहले है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज द स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, यानी कि एक मैटर की स्टेट होती है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मान लो कि कोई गैस है, अगर हम उसे काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जेटिक हो जाती है और वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी किसी को देना पॉसिबल नहीं होती। इसीलिए जो प्लाज्मा होता है वो सन के अंदर पाया जाता है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम पर हाई हीट एनर्जी के कारण फॉर्म होता है। और ये जो प्लाज्मा है वो पहली बार डिस्कवर किया गया था सर विलियम क्रूज के द्वारा 22 अगस्त 1879 को। इसके बाद है मैटर की 5वीं स्टेट, जो कि है बीईसी, यानी कि बॉयस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये जो स्टेट है वो बिल्कुल अपोजिट है प्लाज्मा से, यानी कि ये जब फॉर्म होती हैं जब गैसेस को काफ़ी कम डेंसिटी पर कूल किया जाता है नॉर्मल डेंसिटी की कंपैरिजन में, अराउंड 100,000 टाइम कम डेंसिटी पर, वो भी सुपर लो टेम्परेचर पर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कम टेम्परेचर पर। तो अब आपको बस इतना याद रखना है कि जो प्लाज्मा होता है वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पर फॉर्म होता है और जो बीईसी होती है वो काफ़ी कम टेम्परेचर पर फॉर्म होती है। तो आपको अपने सिलेबस में सिर्फ इतना ही याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।